नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बारंबारता का। ठीक है, आंकड़ों की क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। इतना बड़ा सा टॉपिक है, मतलब हमारे सिलेबस में यही यही है। कौन कौन से हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता तथा बंटन, ठीक, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन, और क्या है उसका निष्कर्ष निकालना। अगर हम आयत चित्र दिया हुआ है तो उसको देखकर क्या है निष्कर्ष निकालना है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं हमारे जो सिलेबस है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है इस सेशन को तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जिनको मैथ नहीं आती है, जिनको मैथ से डर लगता है, या फिर जो मैथ से दूर भागते हैं, या फिर जिनकी मैथ क्या है वीक है, ठीक है, बेसिक जिनका कमज़ोर है, उन लोगों को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि उनको कुछ फ़ायदा हो जाए इससे। ठीक, तो आप शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी। और बिना समय को बर्बाद किए हुए फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ सीधे। ठीक, तो देखिए आंकड़े होते क्या हैं। तो किसी विशेष उद्देश्य से इकट्ठे की गई सूचनाओं को हम क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं। ठीक, किसी विशेष उद्देश्य से इकट्ठी की गई सूचनाओं को हम क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं। अब आंकड़ों को इकट्ठा करना ही केवल मायने नहीं रखता है, मायने तब होगा उसका क्या, जब हम उसको क्या करें, एक व्यवस्थित क्रम में रखें। क्या करें? एक व्यवस्थित क्रम में जब हम उसे रखेंगे तब उसका कोई मतलब निकलेगा। ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, उन आंकड़ों को देखकर बस क्या होगा, हमारा दिमाग खराब होगा, हम पागल होंगे केवल। ठीक, तो आंकड़ों को क्या होना चाहिए? व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। ठीक, इतनी चीज़ समझ गए? कहने का मतलब मेरे क्या है कि मान लीजिए कि आप घर से जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। ठीक, आप क्या हो रहा है, घर से जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, या और आपको उस सामान का लिस्ट क्या हो रहा है कि नोट कराया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि कुछ फल लेकर आइए। ठीक, और फल कैसे आपको नोट कराए जा रहे हैं? आपकी मम्मी जी ने कहा कि ऐसा है बेटा, अगर बाहर जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, तो वहाँ से क्या करना, 2 किलो आम ले आना। ठीक, क्या ले आना? 2 किलो आम ले आना। और क्या ले आना? 1 किलो केला ले आना। ठीक, और क्या ले आना? 2 किलो संतरा ले आना। ठीक है, और क्या ले आना? 2 किलो सेब ले आना। ठीक, तब तक क्या हुआ, आपके भाई ने क्या किया, पीछे से बोला कि अरे 1 किलो केला में क्या होगा, 1 किलो तो हम ऐसे ही खा जाएंगे, ऐसा करो 1 किलो और बढ़ा लो। ठीक, तो आपने क्या किया, 1 किलो केला भी बढ़ा लिया। उसके बाद उसने पूछा कि सेब कितना लिखे हो, तो आपने कहा सेब हमने लिखा है 2। कितना? 2 किलो सेब हमने लिखा है। तो उसने कहा 2 किलो सेब बस। अरे मेरे दोस्त भी आ रहे हैं शाम को, तो उनके लिए भी बढ़ा लो थोड़ा सा। तो क्या हुआ, 2 किलो सेब की जगह उसने क्या किया, कहा 1 किलो सेब और लिख लो। 1 किलो सेब और लिख लिया आपने। तब तक क्या हुआ, तब तक फिर पीछे से आवाज़ आई, किसी ने बोला कि ऐसा है आम को भी बढ़ा लो, जब सब बढ़ा ही रहे हो तो क्या करो, आम को भी बढ़ा लो, 2 किलो और आम बढ़ा लो। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करते करते आपको 1 किलो और केला भी बढ़ गया, फिर 1 किलो संतरा बढ़ गया, उसके बाद में फिर 2 किलो आम बढ़ गया, फिर 3 किलो केला बढ़ गया, फिर 4 किलो संतरा बढ़ गया। ठीक, ऐसे ऐसे आपका जो लिस्ट था वो यहाँ से इस तरह से शुरू हुआ और कुछ इस तरह से हो गया आपका लिस्ट। ठीक है, आपने सामान को इस तरह से नोट कर लिया मान लीजिए। अब आप दुकानदार के पास जब जाएंगे, फल वाले के पास, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ऐसा है भैया, 2 किलो आम कर दीजिए, 1 किलो केला कर दीजिए, 2 किलो संतरा कर दीजिए, 2 किलो सेब कर दीजिए, 1 किलो केला कर दीजिए, 1 किलो फिर सेब कर दीजिए।
फिर 2 किलो आम कर दीजिए, फिर 1 किलो केला कर दीजिए, फिर 1 किलो संतरा कर दीजिए, फिर 2 किलो आम कर दीजिए, फिर 3 किलो केला, फिर 4 किलो संतरा। कहेगा ऐसा है भैया, सब जोड़ कर एक बाजी में बता दो कि आम कई किलो रही और संतरा कई किलो रही और केला कई किलो रही और सेब कई किलो रही। ठीक, वो क्या बोलेगा कि एक ही बार में देखकर बता दीजिए आप कि कितना कितना किलो आपको चाहिए सब, उस हिसाब से हम अपना निकाल देंगे। और ये बीच बीच में 2 किलो आम, फिर 2 किलो आम, फिर 2 किलो आम, इस तरह से बताएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। ठीक, तो आपसे यही बोलेगा, या फिर आपको क्या बोलेगा, कहेगा कि लग रहा है कौन पागल है, सही से एक बाजी में नहीं बताई पावत है, 2 किलो आम 2 किलो केला, 2 किलो आम 2 किलो केला, इस तरह से कर रहा है। ठीक, तो सही से बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सही से लिखना पड़ेगा। तो सही से आप इसे कैसे लिखेंगे, तो सही से आप इसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए लिखेंगे आम, यहाँ पे लिखेंगे सेब, यहाँ पर लिखेंगे केला और यहाँ पर लिखेंगे संतरा। ठीक, ये सूचनाएं आपने इकट्ठी की, ये क्या थी, ये सूचनाएं आपने इकट्ठी की। ठीक, अब इन सूचनाओं को आप क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, तो आम कितना हो गया, आम आपके पास यहाँ पर है 2 किलो, और कहाँ है, यहाँ भी है 2 किलो, यहाँ भी है 2 किलो। तो टोटल आम जो है वो कितना है, 4 किलो। कितना है, टोटल आम जो है वो 4 किलो है। सेब कितना है, 2 किलो सेब यहाँ है, 1 किलो सेब यहाँ है, और कहाँ है भाई सेब, बस 3 किलो है, सेब तो कम है। चलो ठीक है, सेब कितना हो गया आपका, 3 किलो सेब हो गया। ठीक, केला 1 किलो यहाँ पर है, 1 किलो यहाँ पर है, और 1 किलो यहाँ पर है, 3 किलो केला है। तो केला कितना हो गया, 3 किलो। ठीक, संतरा कितना है, 2 किलो संतरा यहाँ है, 1 किलो संतरा यहाँ है 3, और 4 किलो संतरा यहाँ है 5 किलो संतरा है। 3 किलो केला भाई छूट गया, या यूँ लिखा है। तो टोटल केला कितना है, 6 किलो है। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डेटा तैयार करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फलों के नाम, यहाँ क्या लिखेंगे, फलों के नाम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, उनकी मात्रा कि कितना हमें चाहिए। ठीक, यहाँ पर आप एक टेबल और बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे क्या, इसमें आप लिखेंगे क्रमांक। क्या लिखेंगे, क्रमांक। जैसे पहले नंबर पर आम है, दूसरे नंबर पर सेब है, तीसरे नंबर पर केला है, चौथे नंबर पर संतरा है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्रमांक। और इसमें देखिए अब इतना डेटा हो गया तैयार। ठीक है, अब आप अगर जाएंगे फल वाले के पास तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे भैया वो दूसरे को देने में लगा हुआ है, सुना ही नहीं आपकी बात। फिर चिल्लाएंगे, अरे भैया सुन लो तई, कहाँ, हाँ बताओ भाई। तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा है, 4 किलो आम पैक कर दीजिएगा, 3 किलो सेब पैक कर दीजिएगा, 6 किलो केला पैक कर दीजिएगा, और 5 किलो संतरा पैक कर दीजिएगा। कहेगा ठीक है, आप जाइए घूम टहल कर आइए, तब तक हम निकाल रहे हैं। ठीक, आपने कहा ठीक है, आप निकाल के रखिए, हम आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आराम से निकाल के आपका सब तौल ओल के रख देगा। ठीक, तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मतलब मैं समझा क्या रहा था अभी तक आपको, कि जो आंकड़े होते हैं, जो इस तरह से सूचनाएं होती हैं, तो उनको हम व्यवस्थित कर देते हैं जब, तो क्या बन जाते हैं, आंकड़े बन जाते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, ये अब मैंने क्या बताया था आपको, हमने बताया था किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या की जाती है, सूचनाएं जब इकट्ठी की जाती हैं तो उन्हें आंकड़े कहते हैं। ये सूचनाएं आपने किस लिए इकट्ठी की थी, इसका भी एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, ये आपको सामान लाना है, यही तो उद्देश्य था। जब आपको पता ही नहीं होगा कि सामान लाना क्या है तो आप लाएंगे क्या, बाबा जी का ठुल्लू हैं। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, क्या इसी समय समझ लीजिए, टैली चिन्ह। टैली चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टैली, और इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं चिन्ह, टैली चिन्ह। ठीक, टैली चिन्ह क्या है,
तो देखिए टैली चिन्ह ये होता है, ऐसे होता है डंडा। मान लीजिए कोई चीज़ एक बार है तो हम उसको क्या करेंगे, एक लिखेंगे। कोई चीज़ दो बार है तो हम उसको दो लिखेंगे। कोई चीज़ तीन बार है तो हम तीन लिखेंगे। कोई चीज़ चार बार है तो हम चार लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर वैसे इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, आगे समझाऊंगा इसको। इसको अभी थोड़ा सा आगे समझाते हैं टैली चिन्ह को नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये था आपको कैसे आंकड़ा व्यवस्थित करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा कि क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के 28 छात्र हैं और उनके गणित में अंक दिए हैं। क्या दिए हुए हैं, कक्षा 6 के आपके पास कितने छात्र हैं, 28 छात्र, और उनके दिए क्या हैं, गणित में जो उन्हें प्राप्तांक मिले हैं, गणित में प्राप्तांक, ठीक है, वो दिए गए हैं। ठीक, दिए क्या हैं देखते हैं। 22, 25, 14, 6, 11। 22, 25, 14, 6, 11। ठीक, 33, 42, 42, 25। 33, 42, 42, 25। 22, 22, 14, 6, 11। 22, 22, 14, 6, 11। और क्या है भाई, 15, 15, 22, 42। 15, 15, 22, 42। ठीक, और क्या है, 14, 15, 25, 22। 14, 15, 25, 22। ठीक, 33, 32, 30, 14। 33, 32, 30, 14। 15, 15। ठीक, तो ये आपको जो डेटा दिया गया है वो है। आपको करना क्या है, ये क्या है, कक्षा 6 के 28 छात्रों के गणित में प्राप्तांक इस तरह से हैं कि किसी को 22 मिला, किसी को 25, किसी को 14, किसी को 6, किसी को 11, किसी को 33, किसी को 42, किसी को फिर 42 मिला, किसी को फिर 25 मिला। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। आपसे कहा क्या जा रहा है कि इसको व्यवस्थित यानी कि सारणीबद्ध करो, व्यवस्थित क्रम में लिखो, सारणीबद्ध करो। ठीक, तो सारणीबद्ध करने के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, अभी क्रमांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रमांक। ठीक, क्रमांक का एक कॉलम बनाइए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, प्राप्तांक का एक कॉलम बनाइए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेक्वेंसी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बारंबारता, बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक, तो वो है बारंबारता। और इसी में हम एक चीज़ और समझाएंगे, क्या, टैली चिन्ह। क्या समझाने वाला हूँ मैं इसमें, टैली चिन्ह। तो इतनी चीज़ें क्या होंगी, आपकी बनेंगी, इतने कॉलम आपके बनेंगे। ठीक है, इतने क्या बनेंगे, आपके कॉलम बनेंगे। ठीक, क्रमांक में मैं डालता हूँ पहला नंबर। इसमें अब देखिए इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रम में रख रहे हैं तो मतलब छोटे से शुरू करेंगे या फिर बड़े से भी शुरू कर सकते हैं। तो या तो आप सबसे पहले सबसे बड़ा लिखिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से लिखिए। मतलब कहने का या तो आप आरोही क्रम में लिखिए या आप अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटे से शुरू कर रहा हूँ, मतलब आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, अभी तक जो मैंने लिखा है उसमें सबसे छोटा 6 है। तो 6 कितनी बार आया है, तो क्रमांक हम यहाँ डालेंगे 1, प्राप्तांक में लिखेंगे 6, और बारंबारता में हम क्या लिखेंगे, कितनी बार आया है। तो एक बार 6 यहाँ आया है, और एक बार 6 यहाँ आया है, 2, और कहीं आया है, 2 बार 6 आया है, तो बारंबारता में ये हो जाएगा 2। ठीक, फिर
6 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है 11, तो 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है, ठीक, और कहीं 11 नहीं है, तो हम दूसरा यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके सामने लिखेंगे 11, और ये भी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक। तीसरा नंबर हम डालेंगे क्या, 11 के बाद क्या है, 12 13 है, कहीं नहीं है, 14 है, तो हम 14 देखते हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया 2, एक यहाँ हो गया 3, एक यहाँ हो गया 4, तो 14 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, ठीक। फिर क्या है, 15 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 16 भी नहीं दिख रहा है, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 भी नहीं, 22 दिख रहा है, 15 दिख रहा था यार, 15 वहाँ दिख रहा है, ठीक है। 14 हमने लिखा, 14 के बाद में ये है 15, एक 15 यहाँ है, एक यहाँ है 2, यहाँ एक है, यहाँ एक है 4, 4 हो गया, 4 4 4 4, एक यहाँ पर है 5, तो 15 कितनी बार है, 15 है 5 बार, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर हम प्राप्तांक लिख रहे हैं, यहाँ पर हम क्रमांक लिख रहे हैं, यहाँ पर वो कितनी बार है ये लिख रहे हैं, बारंबारता। 15 के बाद में क्या आएगा, सीधे हमें लगता है 22 आएगा, ठीक, तो हम लिखेंगे 22, एक यहाँ है और कहाँ है, 2 3, ठीक, 4 और 5, 22 कितनी बार है, 22 है 5 बार, ठीक। 22 के बाद में क्या आएगा, 25 आएगा, 25 यहाँ एक है, यहाँ पे एक है 2, यहाँ पे एक है 3, 25 कितनी बार है, 3 बार है, 3 ही बार तो दिख रहा है, ठीक। तो हम 25 के सामने क्या लिखेंगे, 3 बार। बहुत ध्यान से इसको करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जब मैं सेकंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दिया था तो इसी तरह का आया था डेटा, और काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसे ही दिया हुआ था 30-40 बच्चों का। तो मैं इसको जब इस तरह से बना रहा था तो ये मैंने 4 रो बनाया था, और अधूरा क्वेश्चन ये मेरा छूट गया था क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, ठीक। तो मैंने 4 रो तक इसको व्यवस्थित किया था, और उसके बाद शायद 2 या 3 रो और व्यवस्थित करने थे, और वो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, कॉपी जमा हो गई थी, ठीक। तो बहुत ध्यान से करिएगा। तो 25 वाला हो गया 3, ठीक। 25 के बाद क्या हो गया, 25 के बाद आएगा सीधे क्या, 30 है, एक है 30, और कहीं 30 है, और कहीं हमको 30 नहीं दिखा, तो 30 कितनी बार है, एक बार। फिर 31 नहीं है, 32 है, 32 यहाँ एक है, और कहीं है, और कहीं नहीं है, तो 8 नंबर पर क्या आ गया, 32, वो भी कितनी बार, एक बार। यहाँ पर है 33, 33 कितनी बार आएगा, 1 2, कितनी बार है, 2 बार। तो 9 नंबर पर आ गया 33, वो भी 2 बार। 33 के बाद में फिर क्या आएगा, सीधे 42 ही बच रहा है केवल, ठीक। एक 42 यहाँ है, एक 42 यहाँ है, ये पूरा गोल हो चुका है, एक 42 यहाँ है, ठीक। तो 10 नंबर पर क्या आ गया, 42, 42 कितनी बार है, 3 बार। तो ये जो सारणी था ये आपका बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये अभी थोड़ा सा क्या है, अधूरा है। अधूरा क्यों है, क्योंकि अभी टैली चिन्ह हमें लगाना है। तो टैली चिन्ह क्या होता है, तो अब देखिए 6 प्राप्तांक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, तो जो बारंबारता में लिखा रहता है उतनी ही लाइन हम इधर खींचते हैं, ठीक। तो 2 अगर है तो हम 2 ऐसे खींचेंगे, 1 2। 11 प्राप्तांक पाने वाले 2 बच्चे हैं, 1 2। 14 प्राप्तांक पाने वाले 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। 15 प्राप्तांक पाने वाले 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4, कितने हुए, 4। कितने हुए ये, 4 हुए, ठीक। 5वां आप क्या करिए, ऐसे क्रॉस करिए, ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा 5 है। उसके बाद अगर 6 होता तो ये 5वां जो है, इसको क्रॉस करने के बाद अगर 6 है तो 1 इधर लिखेंगे, अगर 7 है तो 2 इधर लिखेंगे, अगर 8 है तो 3 लिखेंगे, 9 है तो 4 लिखेंगे, और अगर फिर 10 है तो 5 का ये क्रॉस करेंगे, और 5 का फिर 4 करेंगे, और 5वां फिर क्रॉस करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा ऐसे ही देख के कि 5 ये है, 5 ये है, 10, ठीक। अगर फिर ऐसे है तो फिर 11 है तो फिर इसके आगे 1 लिखेंगे, ऐसे फिर अगर 5 पूरा होगा, मतलब 4 पूरा होगा, जब 5 होगा तो 5वें पे क्रॉस करेंगे, ठीक।
तो 4 ऐसे क्या करते हैं, 4 सीधी सीधी खींचते हैं और 5वीं ऐसे क्रॉस करते हैं। ठीक, तो ये होता है टैली चिन्ह का, टैली चिन्ह लगाने का तरीका। ठीक तो 15 वाले 5 बच्चे थे, हमने 5 लिख दिया। 22 वाले भी 5 है, हमने क्या किया 1 2 3 4, ये रहा 5। 25 वाले 3 है, हमने क्या किया खींच दिया सीधे सीधे 3। 30 वाले 1 है, हमने 1 खींच दिया। 32 वाला 1 है, हमने 1 खींच दिया। 33 वाला 2 है, हमने 1 2 खींच दिया। 42 वाला 3 है, हमने 1 2 3 खींच दिया। ठीक, तो ये है टैली चिन्ह आपका। ठीक, ये क्या है, टैली चिन्ह है। अब इसी का अगर क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, अगर इसी का क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको अब इधर का देख लिए, समझ गए ना। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर का साफ़ कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ग्राफ बनेगा तो इतना थोड़ा सा जगह तो लगेगा ही। तो इसको भी मिटा देते हैं, अब इसका ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने इधर लिख लिया है डेटा सारा। अब देखिए, हमें बनाना है ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ इसी पे बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बना रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दंड आरेख, अंग्रेजी में बार ग्राफ। ठीक, दंड आरेख। ठीक, ये बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे। ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस, ये आपका होता है क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे प्राप्तांक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राप्तांक। ठीक, वाई एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, बारंबारता, यानी कि छात्रों की संख्या। मतलब क्या है कहने का, छात्रों की संख्या। ठीक, ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक और यहाँ लिखेंगे छात्रों की संख्या। प्राप्तांक आपका क्या क्या है, वही वही यहाँ पर लिख लीजिए। 6 है, 11 है, 14 है, 15 है। क्या है, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 14, ये हो गया 15, 22 25 30, ये हो गया 22, ये हो गया 25, ये हो गया 30, 32 33 42, ये हो गया 32, ये हो गया 33 और ये हो गया आपका 42। ठीक, ये आपने ऐसे क्या किया, प्राप्तांक को लिख लिया। ये ऐसे 1-1 सेंटीमीटर पर लिख लीजिएगा। ठीक, स्केल से नाप के ऐसे लगे कि हाँ बराबर बराबर डिस्टेंस पे लिखा हुआ है, तो स्केल से ऐसे नापिएगा, 1-1 सेंटीमीटर पर लिख लीजिएगा। उसी तरह से ऐसे क्या करिए, यहाँ पर भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरह से लिख लीजिए। हो गया, 5 ही है ना सर मैक्सिमम, 5 से ज़्यादा है नहीं, लेकिन लिख देते हैं, फिर भी हम 6 लिख देते हैं एक बढ़ा के। ठीक, अब देखिए, ये है प्राप्तांक। अब मैं कह रहा हूँ कि 6 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 6 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, तो 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो ये ग्राफ बनेगा कैसे, 6 पर ये बन गया। ठीक, बन गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 11 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 11 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, तो ये भी क्या हुआ, इसी के बराबर से ऐसे 11 वाले पे भी बनेगा। ठीक, ये भी बन गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 14 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा 14 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं, तो ये रहा 4 वाला है ना, यहाँ से हमने खींचा 14 पर। फिर मैं पूछ रहा हूँ 15 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 15 वाले 5 बच्चे हैं, तो ये है 15, ये है 5। ठीक, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि 22
पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 22 वाले भी 5 हैं, तो इसके बराबर से ही बनेगा 22 वाला भी। ठीक, इसी तरह से मैं अब पूछ रहा हूँ 25 वाले कितने हैं, तो 25 वाले 3 हैं, 3 यहाँ पर है तो यहाँ से खींचेगा। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूँ 30 वाले कितने, 30 वाला एक ही है, तो एक यहाँ पर है तो ये खींच गया एक वाला। इसी तरह से 32 वाला भी एक है, एक इसी के बराबर खींचेगा, ये भी सीधा खींच जाओ, थोड़े सीधा चलता ही नहीं है मेरा हाथ इस पर, ये हो गया। ठीक, 33 वाला 2 है, ये रहा 2 इसके बराबर से। ठीक, ये हो गया। 42 वाला 3 है, ये रहा 3 यहाँ पर इसके बराबर। तो ये है आपका क्या, बार ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं दंड आरेख, बनकर आपका तैयार हो गया। ठीक, अब इसको जैसे बीच में लग रहा है कि बीच में भी है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे शेडेड कर सकते हैं। जो बना हुआ है उसको हम अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, शेडेड कर सकते हैं कि देखने में आपको दिक्कत ना हो। एक ये ग्राफ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। तो ये है आपका क्या, बार ग्राफ, जो इस डेटा के लिए बना हुआ है। ठीक, इस डेटा के लिए जो बार ग्राफ बना है वो आपका यही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ये दंड आरेख, यानी कि बार ग्राफ। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपके कि कैसे हम डेटा को व्यवस्थित करेंगे। तो अब देखिए आप क्या क्या समझ चुके हैं। आप समझ चुके हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में कि वो होते क्या हैं। आप समझ चुके हैं कि बारंबारता क्या होती है। आप ये भी समझ चुके हैं कि इनको हम सारणीबद्ध कैसे करेंगे। आप ये भी समझ चुके हैं कि टैली चिन्ह हम कैसे लगाएंगे। आप ये भी समझ चुके हैं कि हम इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक, इतनी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, आया नहीं है उससे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं, हो सकता है कहीं मोड़ घूम ही जाए, है ना। जो आयत चित्र होता है आपका वो किस में बनता है, आयत चित्र जो बनता है वो वर्गीकृत आंकड़ों का ही बनता है। जब ये बार ग्राफ की तरह उसमें जब सीधा सीधा ऐसे बनता है ना, तो उसको हम कहते हैं आयत चित्र। आयत चित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयत के तरीके का ही तो होता है एक तरह से। तो वर्गीकृत आंकड़ों का क्या बनता है, जैसे ये बार ग्राफ होता है वैसे उसको हम उसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, आयत चित्र बोलते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए वर्गीकृत आंकड़े कई क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं कुछ आंकड़े लिख रहा हूँ। मैं लिख क्या रहा हूँ, कुछ श्रमिक हैं, काम करने वाले मजदूर। ठीक, तो उनकी मैं लिख रहा हूँ दैनिक आय। क्या लिख रहा हूँ, दैनिक आय, वो रोज़ कितना रुपया पाते हैं। ठीक, और वो चलेगा किस में, वर्ग अंतराल में। किस में चलेगा, वर्ग अंतराल में। अभी बताते हैं क्या होता है ये। ठीक है, 100 से 125, 125 से 150,
150 से 175, 175 से 200, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275, 275 से 300 और 300 से 325। ठीक, ये हो गया पहला कॉलम आपका। दूसरा कॉलम आपका क्या है? बारंबारता यानी कि श्रमिकों की संख्या। बारंबारता मतलब श्रमिकों की संख्या। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे? 46, 23, 54, 130, 125, 110, 90, 65, 23, 90, 65, 23। ठीक, ये आपको क्या दिया हुआ है? एक डेटा दिया हुआ है, आपको एक तालिका दी हुई है, सूचनाएं आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो लिखा हुआ है 100 से 125, मैं इस चीज़ को मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो 100 से 125, 125 से 250, सॉरी 150, 150 से 175, ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ना, तो ये किस में है? ये एक वर्ग अंतराल में चल रहा है। वो वर्ग अंतराल है कितने का? तो सबसे पहले ये जानिए कि इसको हम कहते क्या हैं। तो ये जो इधर लिखा होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। ठीक, और ये जो इधर लिखा हुआ है ये 100 है ना, तो 100 क्या है? निम्न सीमा। और ये क्या है? 125 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। ठीक, जब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम घटाएंगे, उच्च सीमा में से जब हम निम्न सीमा को घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। मतलब जो इस वर्ग के बीच में दोनों के अंतर है वो कितने का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्गांतर बोलते हैं, वर्ग आकार बोलते हैं, और भी कई चीज़ें बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो इसका वर्गांतर जो है या वर्ग अंतराल है या वर्ग आकार है वो कितना है? तो 100 से 125 है। ये सब में इतना का ही डिफरेंस है, सब में जो अंतर है वो इतना ही है। वर्गांतर जो होगा वो सब में बराबर ही होगा। ठीक, जितना वर्गांतर इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, ऐसे ही होगा। जो ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनमें इसी तरह से होगा। ठीक, तो वर्गांतर जो है वो कितना है इसमें? तो 125 माइनस 100। हमने क्या कहा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 125 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 25 होगा। ठीक, क्या आएगा? 25 आएगा। और वो जो 25 होगा वही क्या होगा? वही होगा इसका क्या? वर्ग अंतराल या वर्गांतर या वर्ग का आकार। ठीक, इतनी चीज़ आई समझ में? अब देखिए इसमें ये आपको डेटा दे रखा है, इसमें क्या क्या पूछा है हैं? इसमें पूछा क्या क्या है वो देखिए आप। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा है कि वर्ग अंतराल, इसका जो वर्ग अंतराल है वो कितना है।
वर्ग अंतराल इसका कितना है? तो अभी हमने आपको बताया कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यही तो है। आपने इसको उठा लिया यहाँ से 100 और 125 को, और आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 100 जो है वो निम्न सीमा है और 125 जो है वो क्या है, उच्च सीमा है। आपने इसको उठाया यहाँ से, ठीक। मान लीजिए ये आपने ले लिया यहाँ पर, और आपने इसको क्या लिखा कि ये है निम्न सीमा, जो अभी मैंने लिखा था ठीक वैसे ही, ये है निम्न सीमा और ये है क्या, उच्च सीमा, ठीक। ये है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। तो वर्ग अंतराल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल बराबर हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मतलब क्या हो जाएगा, उच्च सीमा यहाँ है 125, आपने लिखा है 125, माइनस निम्न सीमा है 100, आपने लिखा 100, बराबर में कितना आ गया, 25। और यही क्या है, इसका वर्ग अंतराल है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या था, वर्ग अंतराल कितना है? तो वर्ग अंतराल इसका है कितना, 125, ठीक। आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक व किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है? दूसरा सवाल क्या है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? और यही सेम चीज पूछ रहा है क्या, कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है? तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक वाला क्या होगा, सबसे अधिक बारंबारता को आप पकड़ लीजिए। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 46, 23, 54, 130, 125, 110, 90, 65। सबसे अधिक इसमें क्या है, बारंबारता वाला यही तो है कॉलम। तो सबसे अधिक क्या है, 130, यही तो है सबसे अधिक 130। तो आपसे पूछ रहा है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो वर्ग इसका कौन सा है, ये है 175 से 200। कौन सा है, 175 से 200। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 175 से 200 वाले वर्ग की बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है, ठीक। फिर आपसे पूछ रहा है किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी है? अब इसमें देखिए 23 से कम किसी की नहीं है ना, 23 से कम तो किसी की नहीं है। और 23 है किसकी किसकी, तो 23 दो की है, एक तो 23 इसकी है और एक 23 है आखिरी वाले की। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे कम बारंबारता किसकी है? तो एक तो लिखेंगे आप सबसे कम बारंबारता 125 से 150 वर्ग की है, और दूसरा क्या लिखेंगे आप कि 300 से 325 की है, ठीक। तो इन दोनों ही वर्गों का क्या है, बारंबारता जो है वो सबसे कम है, बराबर है। इसका भी 23 है, इसका भी 23 है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे कम वर्ग की बारंबारता वाला जो सबसे कम वर्ग है वो कौन सा है, 125 से 150 और 300 से 325, ठीक। ये हो गया आपका। अब आपसे इसी में एक और सवाल पूछ रहा है, इसको थोड़ा मिटा दें। ये आपको क्या ये आप क्या सीख रहे हैं, तो ये आप सीख रहे हैं कि कैसे हम तालिका से या श्रेणी को देखकर किसी श्रेणीबद्ध सूचना या आंकड़े से हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक। आप ये सीख रहे हैं। तो देखिए अब आपसे पूछ रहा है वर्ग अंतराल 300 से 325 की उच्च व निम्न सीमा कौन सी होगी। वर्ग अंतराल कौन सा है, 300 से 325। तो आपने ये लिखा 300 से 325। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उच्च सीमा है, कौन सा निम्न सीमा है। तो भाई निम्न सीमा यही है जो छोटा है, जो बाएं साइड लिखा है, ये है आपका निम्न सीमा।
और ये आपका क्या है, उच्च सीमा है। ये क्या है, उच्च सीमा है आपका, ठीक। और क्या है, किन दो वर्गों की बारंबारता समान है। अब किन दो वर्गों की बारंबारता समान है, तो अभी आया था ना दो वर्गों की बारंबारता जिनकी समान है। एक तो ये है 125 से 150, इसकी भी 23 है, और एक ये है 300 से 325, इसकी भी 23 है। तो आप क्या लिख देंगे, 125 से 150 तथा 300 से 325 वाले वर्गों की बारंबारता समान है। क्या है, समान है, ठीक। ये हो गया, इतनी चीज समझ गए हैं, इतनी चीजें तो समझ ही गए होंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बन जाएगा इतने में। थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, नीचे थोड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए कि आयत चित्र क्या होता है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो आयत चित्र जो होता है वो वर्गीकृत आंकड़ों को जो निरूपण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयत चित्र बोलते हैं, ठीक। आयत चित्र जो होता है, जब हम वर्गीकृत आंकड़ों को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं ग्राफ पर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आयत चित्र। आयत चित्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही बनता है, वर्गीकृत आंकड़े जब होते हैं। और इस तरह से क्यों बनता है, इस तरह से क्यों बनता है भाई, इस तरह से इसलिए बनता है, हैं, इस तरह से इसलिए बनता है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये वर्ग में होते हैं। तो यहाँ भी एक वो होता है, बिंदु होता है। जैसे ये क्या है, 100 से 125 है, अभी इसका बिंदु का नाम क्या होगा, 100, और इसका होगा 125। तो 100 से 125 वाला डेटा हो गया, फिर 125 से 200 वाला डेटा हो गया, 175 वाला, जो भी हो 150 वाला, ठीक, वो हो गया। तो इस तरह से क्या होते हैं, लगातार रहते हैं, तो ये इस तरह से बनते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये देखने में एक आयत ही तो है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आयत चित्र बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, आयत चित्र बोलते हैं। तो जो एक्स एक्सिस पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस आयत का चौड़ाई बोल सकते हैं। और जो वाई एक्सिस पर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो लंबा होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं। ये जो खड़ी वाली रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक। ये क्या है, ये है वाई एक्सिस, और ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक। ये हमारा होता है ओरिजिन, जिसको हम जो क्या होता है, ओ से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक। यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। अब देखिए इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम इस पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कैसे ये प्रदर्शित होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैं मानता हूँ इस पर क्या आएगा, इस पर आएगी दैनिक आय, इस पर क्या आएगी, दैनिक आय आएगी, क्योंकि जो वर्ग अंतर है, जो वर्ग है वो इसी पर आएगा, और वर्ग वाला यही है, तो ये इस पर आएगा, ठीक, एक्स एक्सिस पर। तो इधर आएगी आपकी दैनिक आय, ठीक है। और इधर ऊपर वाले पे क्या आएगी, श्रमिकों की संख्या। क्या आएगी, श्रमिकों की संख्या। देखिए चैप्टर बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस इसमें क्या करना है, ऐसे ही खेलते रहना है। ये खेल खेल वाला चैप्टर है, 44 मिनट हुए हैं, बस यही बचा, यही आखिरी कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा है नहीं सेकंड सेमेस्टर में, ठीक। तो ये क्या है, ये हो गया आपका दैनिक आय, ये है श्रमिकों की संख्या, ठीक। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा कुछ नहीं जा रहा है, आपको ये डेटा दिया हुआ है, इसको यहाँ पर छाप देना है कि हम इसको देखकर ना बताएं, बल्कि हमें हमसे अगर कोई चीज़ पूछा जाए तो हम इस ग्राफ को देखकर तुरंत बता दें, ठीक।
इस तरह से इसको बना देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 है, ये होगा 100, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ भाई क्योंकि इतने में लाना है इसको, ठीक। ये है 100, ये है 125, ये है 150, ये है आपका 100, 125, 150, 175, ये है आपका 200, ये है आपका 225, ये है आपका 250, ये है आपका 275, ये है आपका, ये क्या है आपका 275 के बाद 300, और ये है आपका आखिरी 310, ठीक। ये हमने बना लिया इसे। अब ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उस श्रमिकों की संख्या। तो इसको हम क्या करें, किस हिसाब से दर्शाएं। तो देखिए 23 है, 65 है, 90 है, 110 है, 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हैं, और 20 पंचे 100, 20 चक्का 120। हम 20 20 करके क्या कर रहे हैं, इसको दर्शा लेते हैं, ठीक। तो ये है 20, ये है 40, ये है 60, ये है 80, ये है 100, ये है 120, ये है 140, और ये मान लेते हैं हम 150, ठीक। जो भी लीजिए डिस्टेंस बराबर रखिएगा सब में, ठीक। आप 10, अगर आपके कॉपी में जगह है तो आप 10-10 पे भी कर सकते हैं, अगर कम जगह है तो आप 30-30 कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि डेटा देखने से लगे कि हाँ अगर 23 है तो 20 यहाँ पर है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 23 हम ले लेंगे, ठीक। इस तरह से होना चाहिए। अब जैसे अब हमें क्या करना है, तो 100 से 125 देखिए 100 से 125 वर्ग वाले 46 श्रमिक हैं, है ना। ये रहा हमारा 100 और ये रहा 125, और 46 कहाँ है, तो ये है 40, ये है 60। तो 46 हम मान लेते हैं कि 40 और 60 के बीच में 40 ये है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 46 है, ठीक। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 46 है, तो इसके सामने यहाँ से लेता हूँ मैं, ये रही 100 वाली लाइन, ठीक। अब 100 से 125 श्रमिक जो हैं, 100 से 125 रुपये पाने वाले श्रमिक कितने हैं, तो 46 हैं। तो हमने 100 से 125, ये रहा 100, ये रहा 125, वर्गांतर नीचे है, ठीक। 100 से 125, 46, ठीक। दूसरा क्या है, 125 से 150, 23, ये है 125, ये है 150, ये है 20, 20 से थोड़ा सा ऊपर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। ये बिल्कुल अटैच रहेगा, ये रहा 23, ठीक। ये ग्राफ जो चलेंगे ये अटैच रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि जहाँ पे एक छोड़ रहा है दूसरा वहीं से उठ रहा है। और एक चीज़ इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा कि जो 100 से 125 है, 125 से 150 है, इस तरह का जो ये चलता है ना, तो 100 से 125 जब कहेगा तो 125 इस वाले में नहीं जुड़ेगा, 125 नहीं जुड़ेगा इस वाले में, इसमें 124 जुड़ेगा, और 125 जो होगा वो इस वाले में जुड़ेगा, उसके जो ये नीचे वाला रहेगा, मतलब निम्न सीमा जिसमें ये बनेगा उसमें ये जुड़ेगा, ठीक है। जो उच्च सीमा वाला रहेगा वो नहीं जुड़ेगा उसमें, समझ गए, वो केवल आखिरी वाले में जुड़ेगा, बाकी इन सब में नहीं जुड़ेगा। 125 अगर यहाँ है, 125 यहाँ भी है, तो यहाँ 125 नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर 125 जुड़ेगा, यहाँ पर 124 तक ही माना जाएगा, ठीक। इसी तरह से 150 यहाँ, 150 यहाँ है, तो यहाँ 149 तक इसमें काउंट हैं, यहाँ पर इसमें जो काउंट हैं वो 149 तक हैं, 150 वाला जो होगा वो इसमें आएगा 54 वाले में, ठीक। तो इस तरह से रहेगा ये। अब देखिए हमने कहा क्या 23 वाला हो गया। अब 150 से 175 वाले कितने हैं, तो 150 से 175 वाले हैं 54, ये रहा 60, ये रहा 40, ये रहा 46,
54 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। 54 आएगा कहाँ, यहाँ पर आएगा मान लेते हैं, ठीक। तो 54 वाले को हम खींचते हैं इसी से अटैच करके, सीधा लाइन ही नहीं बनता है, ठीक। ये हो गया 54। अब आपसे क्या कह रहा है, 175 से 200 130 हैं, तो 175 से 200 130, 120 ये है, 140 ये है, इसके ठीक बीच में यानी कि 130 वाला कुछ इस तरह आएगा यहाँ पर, ठीक। ये आ गया। इसी तरह से क्या होगा, 200 से 225 कितने लोग हैं, 125, तो 200 से 225 125 लोग हैं, ये है 120, ये है 130, इससे थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं, यहाँ से सीधे आएगा 125 पे, ठीक। ये आ गया सीधे 125 पे। अब आपसे फिर कह रहा है 225 से 250 कितने लोग पाते हैं, तो 110 लोग पाते हैं, तो 225 से 250 110 लोग, ये है 100, ये है 120, इसके ठीक बीच में यानी कि 110 यहाँ आएगा, ये हो गया। अब 250 से 275 कितने लोग पाते हैं, तो 250 से 275 90 लोग पाते हैं, तो ये है 80, ये है 100, तो इसके ठीक बीच में ये रहा 90, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि 275 से 300 कितने लोग हैं, तो 65 लोग हैं, तो 275 ये रहा और 300 ये रहा, 65, 60 ये है, 80 ये है, 65 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये हो गया। आखिरी वाला क्या है, 300 से 325, ये भी 23 है, तो ये इसके बराबर ही रहेगा, ये आएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये है आपका ग्राफ, ये क्या है आपका, ये ग्राफ है जो इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसी डेटा के हिसाब से ऐसे अटैच होके आप यहाँ पे वर्गांतर कर लीजिए, और 100 से 125 वाला जो बारंबारता है वहाँ पे लिखिए, 125 से 150 वाला उस बारंबारता के सामने खींचिए, 150 से 175 वाला उस बारंबारता के सामने खींचिए। इस तरह से आपका ये जो आयत चित्र है ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका आयत चित्र, समझ गए। ये आपका क्या था, आयत चित्र था। अब मैं आपसे पूछ लूँ अगर यहाँ पे कि सबसे अधिक, ये क्या है, वेतन ही है ना, सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला मतलब वाले जो मजदूर हैं वो कितने हैं, या उनका वर्ग क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसको देखकर। सबसे बड़ा वाला ग्राफ यही वाला है, यही ग्राफ है ना, सबसे बड़ा है ना। तो 175 से 200 रुपये पा रहे हैं, ये कितने लोग हैं, तो 120 ये 140 ये है, मतलब ये 130 वाला ग्राफ है, ठीक है। तो आप ग्राफ देखकर इस तरह से बता सकते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन कौन से वर्ग वाले बराबर पा रहे हैं, तो बराबर वाला एक ये है, 100 ये है 23 लोग ये हैं और 23 लोग ये हैं। कौन कौन सा वर्ग है, 125 से 150 और 300 से 310, ठीक है। तो आप इसको देखकर इस तरह से बता देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम, हाँ सबसे कम ही तो बताए। आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा, आपने बता दिया 130 लोग हैं, उससे कम 125 लोग हैं, उससे कम 110 लोग हैं, उससे कम 90 लोग हैं, उससे कम 60 80, ये कितना है 65 लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये। तो ये था आपका आयत चित्र, ठीक। ये क्या था, आयत चित्र था। अब देखिए एक आयत चित्र का छोटा सा क्वेश्चन कि आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यूं ही, एक जहाँ है भले तो बदन है जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो।
क्या दिया हुआ है भाई? शिक्षार्थियों की संख्या और उनकी ऊंचाई। ठीक है, हमने ये बनाया एक ग्राफ। ठीक, यहाँ पर लिखा हमने क्या? शिक्षार्थियों की संख्या। क्या लिखा? शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक, और इधर हमने क्या लिखा? उनकी ऊंचाई। ठीक, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। आप इतना जानते ही हैं। अब देखिए, अगर ऊंचाई में हो तो हम तो पहला अवार्ड पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको दिया क्या है? 145 से 150, ये तो जीरो है, इसको छोड़ दीजिए। ये मानिए 145 है, ये 150 है, 155 है, ये 155 है, ये 160 है, ये 165 है, ये 170 है, ये 175 है। ठीक, कितने हैं? ये 145 वाला है, ये 150 वाला है, ये 155 है, ये 160 है, ये 165 है, ये 170 है, ये 175 है। ठीक, ऊपर क्या है? 2 4 6 8 10 12, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 10 और ये है 12। ठीक, ये भी हो गया आपका। ठीक है, ये भी आपका हो ही गया। ठीक, देख लें एक बार कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। जो मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा सुनते भी रहा करिए। अब क्या हो रहा है? इसका बनाया गया है आयत चित्र। तो 145 से 150 2, ठीक, 150 से 155 9, ये है 8, 9 यहाँ आएगा बीच में। ठीक, 155 से 160 12, एक 160 से 165 6, 165 से 170 4 4, और 170 से 175 10। ठीक, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, ये 2 हैं, ये हैं कितने? 9 हैं, ये कितने पे है? 12 पे है, ये कितने पे है? 6 पे है, ये कितने पे है? 4 पे है, और ये है 10 पे। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है? इसको देखकर आपको कुछ सवाल बताने हैं। क्या सवाल बताने हैं? सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? क्या बताना है? पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं? तो बताइए आप, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? तो देखिए, शिक्षार्थियों की संख्या वाला यही है। ठीक, ये है ऊंचाई वाला। सबसे अधिक शिक्षार्थी पूछ रहा है, यानी कि बारंबारता यही है, और इसकी ये बारंबारता के क्या है? ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर है। ठीक, तो कितने शिक्षार्थी हैं इसमें? 12 हैं,
बाकी सब में क्या है, 12 से कम ही है, 10, 9, ठीक। तो सबसे बड़ा ग्राफ ये है। अब इसका हम देखेंगे वर्ग कौन सा है, तो ये ऐसे चला है, तो हमने देखा नीचे कि ये वाली लाइन इसकी है 155 पर और ये वाली लाइन है इसकी 160 पर, ठीक है। ये है 165 पर और ये है 160 पर। तो हम क्या बोलेंगे, इसका वर्ग कौन सा है, 155 से 160 वर्ग। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो 155 से 160 वाले वर्ग में है, ठीक। दूसरा सवाल, 160 से 165 सेंटीमीटर के कितने शिक्षार्थी हैं। दूसरा क्या है, 160 से 165 सेंटीमीटर के कितने शिक्षार्थी हैं, ये सेंटीमीटर में है, शिक्षार्थी हैं। तो देखिए 160 से 165 वाला ये है, ठीक। ये है 160 आपका, ये है 165। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि इस वाले में पूछ रहा है। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, ठीक। मतलब इस वाले की बात हो रही है। तो इसमें कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 6 हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 शिक्षार्थी। कितने हैं, 6 शिक्षार्थी, ठीक। आगे क्या है, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो देखिए सबसे कम शिक्षार्थी ये इसमें 2 ही हैं। ये कौन सा ऊंचाई वर्ग है, 145 से 150, पहला वाला है। तो सबसे कम किस में है, 145 से 150 वाले में, ठीक। 145 से 150 वाले में कितने हैं, केवल 2 शिक्षार्थी हैं और उसी में क्या है, सबसे कम है, ठीक। तो अब समय हो रहे हैं रात के 12:30, ठीक। तो देखिए ये वाला चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। और ये इस चैप्टर के साथ साथ डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो है वो पूरा मैथ का जो सिलेबस है वो मैंने समझा दिया है, ठीक। अब आपको मैं क्या करूँगा, केवल क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का, किसी टॉपिक का नहीं समझ आया है तो आप पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए कि हमको ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, पुरानी वीडियो देखे फिर भी नहीं समझ आया, आप हमको दोबारा से समझा दीजिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से हम आपका क्या करेंगे, दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, मैं तो यहाँ पे करवाऊँगा ही, बाकी आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर संपर्क करें टेलीग्राम पर, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, लाइक करके जाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर तो पहुंचाइए पहले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि थोड़े से सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ें, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, ठीक। बाकी हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो फिर आज की क्लास बस यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ में किसी चैप्टर के, शायद वो क्षेत्रफल जो है वो घन वनमाला, उसी चैप्टर का क्वेश्चन मैं शायद लेकर आऊँगा अगली क्लास में, ठीक। तो तब तक के लिए तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, फिर से एक बार बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा सब लोग अपना, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।